Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज का ये जो सेशन है ये टीचिंग मेथड के टेस्टों का टेस्ट नंबर 18वां आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये जो टेस्ट है ये कोई से भी शिक्षक भर्ती हो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें बहुत ही नए और बहुत ही शानदार अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इस टेस्ट को ज़रूर पूरा देखें क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ दिमाग घुमाने वाले प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षण का तत्काल परिणाम है वांछनीय दिशा में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र को उभारना और उपयुक्त नौकरी हेतु चुना जाना। तो आपके लिए प्रश्न है, तत्काल परिणाम शिक्षण का इनमें से कौन सा है। तो मित्रों, अगर बात करें तत्काल परिणाम की, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसका तुरंत क्या परिणाम सामने निकल कर आता है, तो इसका राइट आंसर है वांछनीय दिशा में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। देखिए, अगर जो यूँ पूछा जाता कि शिक्षण का परिणाम है तो फिर वहाँ पर आपका आंसर रहेगा छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। लेकिन तत्काल की बात की जा रही है, तत्काल मतलब तुरंत, तो शिक्षण कराने के तुरंत बाद ही थोड़ी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही न होकर के, और यहाँ पर इसका जो प्रथम विकल्प है वांछनीय दिशा में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, जो दिशा की भाई हाँ एक उपयुक्त निश्चित दिशा जो छात्रों को अच्छे व्यवहार की तरफ लेकर जाए, तो मित्रों इसका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, निम्न में से कौन से निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। देखिए, सीसी की बात की जाए तो सीसी में यहाँ पे 2 प्रकार बताए थे मैंने, योगात्मक और रचनात्मक। जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसको ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो आपको निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता को देखना है। मित्रों, मूल्यांकन सत्रांत पर होता है, विशेषता देखना निर्माणात्मक मूल्यांकन की। दूसरा है, मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से होता है। मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता को प्रकट करता है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर आता है वो इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। कौन सा मूल्यांकन? जो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो शिक्षण के दौरान ही किया जाता है। इसलिए मित्रों इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। देखिए, जो सत्रांत पर मूल्यांकन किया जाता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है, तो यहाँ चौथा ही विकल्प आपका राइट रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किसी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है, वो संख्या होती है 3 × 4 × 5 = 60। ये 6 द्वारा भाज्य है, इसमें किस प्रकार का तर्क निहित है? निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, अवाचिक तर्क और अपगमनात्मक तर्क। तो मित्रों इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा निगमनात्मक तर्क। जो निगमनात्मक तर्कना होती है उसमें सूत्र के माध्यम से आपकी जो समस्या होती है उसको हल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न था किसी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है, तो वो संख्या आपको निकालनी थी, तो आपने संख्या निकाल दी और ये किसके द्वारा भाज्य है? 6 द्वारा ये भाज्य है। तो मित्रों इसमें निगमनात्मक तर्कना का उपयोग हुआ है, इसका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न को समझना फिर उसका आंसर देना। एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है? कि कोई आप एक सपोज करना, आप खुद एक टीचर है, सपोज क्या करना, भविष्य में जाके बिल्कुल आप टीचर बनोगे, तो वहाँ पर शिक्षण व्यवहार क्या है? प्रमुख की बात की जा रही है, प्रमुख शिक्षण व्यवहार। विकल्प है आपके सामने, शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या प्रक्रिया आधारित प्रश्न पूछा जाना, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त करना, छात्रों के विचार तथा उनके योगदान का उपयोग किया जाना। तो मित्रों इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा तीसरा विकल्प, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त करना। कैसे? देखिए, प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से प्रमुख शिक्षण व्यवहार। देखिए, अगर छात्रों को आप अधिगम प्रक्रिया में संलिप्त करोगे, मतलब उनको अधिगम प्रक्रिया में शामिल करोगे, तो वहाँ पर छात्र भी क्रिया करेंगे
और छात्र करके सीखेंगे जो कि स्थायी होता है। इसलिए मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, फ्रोबेल और एडगर डेल। तो मित्रों जो अनुभव का शंकु है वो एडगर डेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एडगर डेल का अनुभव शंकु शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन बहुत जल्द इसकी भी आपके सामने क्लास आ जाएगी। लगातार आप चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि आपको मैं कोई सी भी चीज़ यहाँ छोड़ने वाला नहीं हूँ। एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको लगेगा कि अरे यार ये कहाँ से आ गया टीचिंग मेथड में। तो आप पूरी क्लासें ले, टीचिंग मेथड की, साइकोलॉजी की भी आप पूरी क्लासें ले। साइकोलॉजी का कोर्स होने वाला है, ज़्यादा कोर्स उसका बचा नहीं है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छठा प्रश्न है, ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक दूरदर्शन चैनल, एक आभासी कक्षा, मूडल आधारित अधिगम और एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क। तो मित्रों ज्ञानवाणी इनमें से क्या है? आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना है, तो आप किस विकल्प का चयन करोगे? साथियों जो इसका करेक्ट आंसर आता है वो है चौथा विकल्प, एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क। ठीक है, ज्ञानवाणी क्या है? एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है। ये कोई दूरदर्शन चैनल नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही रहेगा। जो प्रश्न आपको नए लगते हैं उनको जरूर नोटबुक में लिख लिया करो, आगे ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मित्रों प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो मित्रों कस्तूरबा गांधी, देखिए मैं प्रश्न बहुत ही अच्छी और नई जगह से लाया हूँ आपके लिए, और ये प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है इन प्रश्नों की। और जब प्रश्न आता है तो ऐसा लगता है कि यार ये प्रश्न कहाँ से आ गए, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था किसी ने। तो मित्रों इसीलिए मैं आपको हर वो चीज़ उपलब्ध कराऊंगा जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उच्च प्राथमिक शिक्षा। देखिए जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं वो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान बच्चों को करते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की, तो उस समय ये प्राथमिक शिक्षा के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये उच्च प्राथमिक शिक्षा बच्चों को प्रदान करता है। तो मित्रों यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, चार्ट बनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? चार्ट की गुणवत्ता, चार्ट का प्रयोग, चार्ट की सजावट और चार्ट को प्रयोग करने की अवधि। तो सोच समझ के, ठीक है, अच्छी तरह से सोचिए समझिए और फिर उत्तर दीजिए कि चार्ट बनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जो निकट उत्तर है उसका ही चयन करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक उत्तर राइट है, उत्तर एक से ज़्यादा राइट है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर है उसका चयन आपको करना है। तो मित्रों अगर मैं बात करूं इसके बेस्ट आंसर की तो वो रहेगा चार्ट की गुणवत्ता। देखिए चार्ट बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि चार्ट की जो गुणवत्ता है वो सबसे अच्छी रहे, क्योंकि अगर गुणवत्ता सही नहीं रहेगी तो चार्ट का प्रयोग कितने अच्छे से कर लो, अगर आपने गुणवत्ता ही सही नहीं दी है तो फिर प्रयोग करने से क्या मतलब आ रहा है। तो इसलिए मित्रों इसका प्रथम विकल्प सही है। जो चार्ट का प्रयोग है ये चार्ट की गुणवत्ता के अंतर्गत ही आ जाता है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही माना गया है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, यह किसने कहा? अरस्तु, रविंद्रनाथ टैगोर, स्पेंसर और महात्मा गांधी। तो मित्रों ये जो उपरोक्त जो ये आपके सामने ये कथन है, ऊपर जो लिखा हुआ कि जो हमारे पाठ है वो स्थूल मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा, तो पूर्ण भी आप इसको कह सकते हो। ये कथन कहा गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, लेकिन यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर का पूरा नाम नहीं देकर सिर्फ स्पेंसर ही दिया गया है। मित्रों इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। देखिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, समझने वाला प्रश्न है ये। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, एक विकल्प का आपको चयन करना है कि कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य है। विकल्प है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्याओं का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। तो मित्रों अगर मूल्यांकन के उद्देश्य की बात की जाए और उन 4 विकल्पों को देखा जाए
जो सबसे सटीक आंसर इसका आता है वो रहेगा इसका चौथा विकल्प। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। यहाँ बिल्कुल चौथा विकल्प ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। 11वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित और बाल केंद्रित। तो मित्रों शिक्षण की योजना पद्धति की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी योजना पद्धति बाल केंद्रित मानी जाती है, ठीक है, जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण कराया जाता है, वो सबसे अच्छी शिक्षण की योजना पद्धति होती है। इसलिए मित्रों इसका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति होती है उसमें क्या होता है, बालक के अनुसार ही सारी क्रियाएं की जाती है। बालक की उम्र को देखकर, बालक के शिक्षण स्तर को देखकर, बालक की रुचियों को देखकर ही सभी शिक्षण क्रियाएं की जाती है। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। 12वां प्रश्न देखेंगे, कठोर शिल्प उपागम का संबंध किससे है? लुम्सडेन, स्किनर, एडगर डेल और आर्थर मेल्टन। तो मित्रों अगर कठोर शिल्प उपागम की बात करूं तो जो कठोर शिल्प उपागम है इसको हार्डवेयर भी कहा जाता है, ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच के नाम से इसको जाना जाता है और इसका संबंध है मित्रों लुम्सडेन से। कठोर शिल्प उपागम के बारे में सबसे पहले लुम्सडेन ने बताया था और जो मृदु शिल्प उपागम है उसके बारे में स्किनर और अन्य व्यवहारवादियों ने बताया था। मित्रों ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, जो पिछला फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। हालांकि प्रश्न ऐसा नहीं था, प्रश्न मृदु शिल्प उपागम का था और उसके आंसर की अभी कुछ समय पहले ही जारी की गई है फर्स्ट उसके आंसर की, उस पर आपत्तियां भी मांगी गई है। तो मित्रों वहाँ पर कठोर शिल्प उपागम की जगह प्रश्न था मृदु शिल्प उपागम का संबंध और उन्होंने मृदु शिल्प उपागम का संबंध लुम्सडेन से माना है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप इस पर रीट लगाना चाहते हो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में तो मैं इसको आपको बिल्कुल वो चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा जिससे आप रीट लगा सकते हो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कठोर शिल्प उपागम का संबंध लुम्सडेन से है और जो मृदु शिल्प उपागम है जिसको सॉफ्टवेयर अप्रोच कहा जाता है उसका संबंध स्किनर और अन्य व्यवहारवादियों से है। तो बिल्कुल आप फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उस पर बिल्कुल रीट लगा सकते हो। प्रश्न था मृदु शिल्प उपागम और उसमें मान लिया गया लुम्सडेन, जो बिल्कुल गलत है। लुम्सडेन का संबंध कठोर शिल्प उपागम से है, न कि मृदु शिल्प उपागम से। बिल्कुल आप जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके आप अगर फर्स्ट ग्रेड कोई है आपकी पहचान वाला और उसने वहाँ पर कोई अलग ऑप्शन लगाया है और वहाँ लुम्सडेन मान रखा है तो बिल्कुल आप उनसे बोल सकते हो। मेरा नंबर आता है सर साथियों इसमें 81 14 49 48 और 15, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और व्हाट्सअप करके बिल्कुल आपको मैं वो सामग्री उपलब्ध करा सकता हूँ। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न आता है मित्रों, बालक में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किसके माध्यम से होता है? रचना, पठन, वाचन, श्रवण। तो मित्रों अभिव्यक्ति क्षमता की अगर मैं बात करूं तो अभिव्यक्ति क्षमता का विकास बालक में रचना के माध्यम से होता है, क्योंकि देखिए रचना में बालक अपने अंदर के समस्त विचारों को रचना के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। साथियों रचना शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना ही होता है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। एक बात और बता दूं यार, आप फ़ोन करके बार बार परेशान मत किया करो। मैंने जो नंबर दिए हैं आप बिल्कुल उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पूरा जवाब मिलेगा। लेकिन आप प्लीज़, आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप बार बार कॉल मत लगाना। कोई अगर अर्जेंट काम हो तो बिल्कुल आप कॉल लगा सकते हो। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे मित्रों। 14वां प्रश्न देखने से पहले एक छोटा सा निवेदन और करूंगा कि वीडियो को यार लाइक करना, शेयर करना। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आप वीडियो को शेयर कर देते हो, लाइक कर देते हो तो जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। भाषा संसर्ग प्रणाली को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? निगमन प्रणाली, समवाय प्रणाली, प्रयोग प्रणाली और पुस्तक प्रणाली। तो मित्रों जो भाषा संसर्ग प्रणाली है ये व्याकरण शिक्षण की एक विधि है और इसको समवाय विधि के नाम से भी जानते हैं। समवाय विधि, ठीक है, दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही रहेगा। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 15 आता है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का और कोई नहीं।
तो जो उपलब्धि परीक्षण और जो नैदानिक परीक्षण होते हैं उनमें मुख्य रूप से अंतर उद्देश्यों का होता है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य अलग होते हैं और जो नैदानिक परीक्षण होता है उनके उद्देश्य अलग होते हैं। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में।